आज से 30 साल पहले जब पूरा विश्व और विश्व के सारे देश ऑयल को लेकर, ऑयल की पॉलिटिक्स के साथ साथ डेमोक्रेसी को प्रमोट करने को लेकर लगे हुए थे, उस दौरान चाइना चुपचाप शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स के ऊपर फोकस कर रहा था जिन रॉ मटेरियल्स के तहत उसको ये बात पता थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने वाले रॉ मटेरियल्स का कब्जा वो पूरा का पूरा प्राप्त कर लेगा। ये एक ऐसी पेशेंट स्टेट डायरेक्टेड स्टेट प्लान्ड स्ट्रेटेजी जो चाइना ने अपनाई थी 1990 के दशक में। उस समय वेस्टर्न कंट्रीज, ये कहना गलत नहीं होगा, सो रही थी। विश्व की आधी से ज़्यादा कंट्रीज उस समय ये डिबेट कर रही थी कि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं हमें उनको छूना नहीं चाहिए, उनकी माइनिंग नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको माइन करना एक डर्टी काम है, गंदा काम है, उससे प्रदूषण पैदा होगा, वातावरण इन्वायरमेंट खराब होगा। इन सारी चीज़ों की वजह से जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये पॉलिटिकल डिबेट्स इन्वायरमेंट को लेकर चल रहे थे कि रेयर अर्थ मेटल्स को छेड़ने छूने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, उस दौरान चाइना ने चुपचाप एक रणनीति बनाकर इन रेयर अर्थ मेटल्स के तहत जितने भी एसिड्स रिक्वायर्ड थे, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट हो रहे थे, उन सबको मैनेज करने की एक रणनीति बनाई, एक स्ट्रैटेजी बनाई और हेवी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाकर चुपचाप काम करना चालू कर दिया। चाइना ने सबसे पहले माइनिंग की एक्टिविटी को स्केल अप किया। चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में बयन ओबे डिपॉजिट्स जो हैं, वहाँ पर जाके चाइना ने मास मशीनरी लगाकर पहले तो रेयर अर्थ मेटल्स को वहाँ से माइन करना चालू करा। अगर माइनिंग से चाइना को सिर्फ एक वॉल्यूम प्राप्त हुआ तो इसके बाद चाइना ने माइन करके रिसोर्सेज को सब्सिडी दी, प्रोडक्शन किया और रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया। एक जगह पर जहाँ पर उसको माइनिंग से वॉल्यूम मिला, रिफाइनिंग से उसको कंट्रोल मिला। 2010 तक लगभग 20 सालों के अंदर अंदर चाइना ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी विश्व में कि 90% वर्ल्ड की जो पूरी रिफाइनिंग थी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो पूरी की पूरी सप्लाई लाइन केवल और केवल चाइना के पास थी। चाइना ने एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी थी कि अगर मान लीजिए कोई रेयर अर्थ मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया या फॉर दैट मैटर इवन अफ्रीका में माइन हो रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग अगर कहीं होगी तो वो प्लांट्स केवल और केवल चाइना में थे। चाइना ने यहाँ पर सिर्फ रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लेवल पर और माइनिंग के लेवल पर कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करी। चाइना इसके बाद 2010 के दशक में एक कदम आगे बढ़ गया। 2010 के दशक में जब अमेरिका और अमेरिका के साथी जितने थे वो ये ढूंढने में लगे थे कि ओसामा कहाँ छिपाए, ओसामा कहाँ छिपाए, उस दौरान चाइना ने चुपचाप बैठकर एक ऐसी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को माइन करके रिफाइन करके जो कैपेबिलिटीज़ डेवलप की थी, अब उसने इन्हीं रेयर अर्थ को प्रयोग करके इनके मैग्नेट्स बनाने चालू कर दिए। ये वो मैग्नेट्स थे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर विंड टर्बाइन से लेकर मिसाइल सिस्टम से लेकर ड्रोन्स तक हर जगह हर देश को चाहिए थे। यहाँ पर चाइना ने सिर्फ रेयर अर्थ को लेकर ये गेम नहीं खेला, उसने चुपचाप पॉलीसिलिकॉन के जो मॉड्यूल्स थे उनका प्रयोग करके भी उसने यहाँ पर एक इसी प्रकार का पॉलीसिलिकॉन मॉड्यूल्स के तहत पूरे के पूरे सोलर इकोसिस्टम में भी अपना एक डोमिनेंस बना लिया। सोलर इकोसिस्टम में डोमिनेंस के बाद चाइना ने तीसरा खेल जो खेला वो था यहाँ पर बैटरीज़ को लेकर, जिसमें उसने अफ्रीका के कॉन्गो के देश से कोबाल्ट को सोर्स किया, लैटिन अमेरिका से उसने लिथियम उठाया, इंडोनेशिया से उसने निकल उठाया और ये सारी चीज़ें उठाकर उसने पूरी की पूरी लिथियम आयन बैटरीज़ के अंदर एक डोमिनेंस प्राप्त कर लिया। जब विश्व इन अलग अलग परिस्थितियों को लेकर जूझ रहा था कि हमें विश्व के ऑर्डर को कैसे इस्टेब्लिश करना है, वहाँ पर चाइना ने चुपचाप बैठकर सब्सिडी देकर माइनिंग करके रिफाइनिंग करके एक ऐसी स्केल अप करके वैल्यू चेन क्रिएट कर ली थी कि जब तक विश्व की शक्तियों को और देशों को होश आया तब तक चाइना ने सारा कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया था और अपना लीवरेज पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर लिया था। और यहाँ से चाइना ने अपना दबदबा बनाना चालू करा। 2010 में जब चाइना और जापान के बीच में कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर डिस्प्यूट्स हुए, उस दौरान चाइना ने जापान के अंदर जो रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट्स वो चाइना से कर रही थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने का खमियाजा ये हुआ कि जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस समय इस पाबंदी से एकदम कोलैप्स होने लगी। और जब ये पर्टिकुलर चीज़ हुई
तब विश्व की शक्तियां जापान के इस एक्सपीरियंस के बाद जागना शुरू हुई और यहाँ से सीड्स आए पैक्स सिलिका के। यहाँ से सीड्स आए कि अगर 21st सेंचुरी में कुछ करना है तो वो 20th सेंचुरी के ऑयल की लड़ाई को छोड़कर सिलिकॉन पे फोकस करना है। और यहाँ पर जब फोकस आया सिलिकॉन पे, यहाँ पर जब वर्ल्ड में उस समय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे थे, तब विश्व की शक्तियों को मालूम चला कि भाई रेयर अर्थ मैग्नेट्स, यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स, इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमें आने वाले समय में होने वाली है। अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हैं तो हमें कोबाल्ट चाहिए होगा, निकल चाहिए होगा। हमें अगर सेमीकंडक्टर्स और चिप्स बनाने हैं तो हमें लिथियम चाहिए होगा। हमें अगर ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाने हैं तो हमें नियोडिमियम मैग्नेट्स चाहिए होंगे। और तब जाकर विश्व की शक्तियों को समझ आया कि ये जितने क्रिटिकल मिनरल्स थे, ये सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स का अगर कोई कंट्रोल किसी एक देश के पास है तो वो है चाइना। और अगर चाइना यहाँ पर किसी को भी कंट्रोल करके अपना दबदबा बना के वल्नरेबल बनाना चाहता है तो उसके पास अब वो शक्ति है। इस कॉन्टेक्स्ट में राइज हुआ ये डिबेट पूरा पैक्स सिलिका का। तो आज जब भारत ने भी इस पैक्स सिलिका को ज्वाइन किया है, जिसको चैंपियन करती है अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, इस चीज़ को समझिए कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के बने इस पैक्स सिलिका के तहत एक चीज़ तय है कि ये कोई एकमात्र नॉर्मल सिंपल सा अलायंस नहीं है। ये आज की डेट में एक ऐसा ग्रुपिंग है जो पोजीशन इस तरीके से किया जा रहा है जो रीऑर्डर करेगा पूरे के पूरे ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर को। क्योंकि यहाँ पर पैक्स सिलिका में चर्चा हुई है कि हमें एक पूरी टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल की अप्रोच के तहत काम करना है। यहाँ पर एक इस प्रकार की लाइफ साइकिल होगी जिसमें एक्सट्रैक्शन से लेकर, माइनिंग से लेकर, रिफाइनिंग से लेकर, मैग्नेट प्रोडक्शन तक पूरा का पूरा काम इस तरीके से किया जाएगा कि इवेंचुअली हमारी जितनी भी निर्भरता और वल्नरेबिलिटी जो चाइना पे है वो ग्रेजुअली पहली बात तो घटे। सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन से लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेपन्स तक, जिस भी ग्रेड का आपको आज की डेट में सिलिकॉन चाहिए, पैक्स सिलिका उस पूरे लाइफ साइकिल को कवर करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि पैक्स सिलिका एक इस प्रकार की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पर देश की नेशनल सिक्योरिटीज़ को लेकर और ग्लोबल सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटीज़ को लेकर टैकल करने के लिए बनी है। और यहाँ पर जब आज भारत एक ऐसा देश जो अभी पैक्स सिलिका को ऑफिशियली ज्वाइन करता है, तो भारत यहाँ पर बहुत सारे पैक्स सिलिका के अंदर के ऐसे गैप्स हैं जिनको पूरा करता है। सबसे पहला गैप है जियोलॉजी, क्योंकि भारत के पास आज मोनजाइट सैंड्स हैं। ये सैंड्स जिनमें थोरियम छुपा हुआ है, ये तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा, इन राज्यों के सैंड्स में पाई जाती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोनजाइट सैंड्स और थोरियम। और भारत की सरकार ने जिस प्रकार से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आज प्रोवाइड किए हैं, इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सबसे इम्पोर्टेंटली भारत की सरकार इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग को पहली बात तो प्रमोट कर रही है। दूसरा, भारत की सरकार ने जो सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है उसके तहत यहाँ पर भारत बिल्ड कर रही है सेमीकंडक्टर के बहुत सारे फैब्रिकेशन प्लांट्स अलग अलग राज्यों में। इसके साथ साथ जो भारत ने अभी सबसे इम्पोर्टेंटली ये बात बोली है कि पैक्स सिलिका में हम केवल एक मिनरल सप्लायर ही नहीं बल्कि हमारे पास जो ट्रेंड टैलेंट भी है, खास करके मेटलर्जी में, खास करके मिनरल के इस पर्टिकुलर यूसेज में, उस टैलेंट को भी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना है। तो भारत अगर आज पैक्स सिलिका को ज्वाइन करती है तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पर ही एक प्रोपोनेंट और चैंपियन नहीं बन रही बल्कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का भी एक कंट्रीब्यूटर बन के इस पैक्स सिलिका के साथ जुड़ रही है। पैक्स सिलिका आने वाले समय में यहाँ पर पूरे के पूरे रेयर अर्थ मैग्नेट्स को यहाँ सिर्फ रिफाइन ही नहीं करेगा बल्कि इस प्रकार से वो प्रोड्यूस भी करेगा कि इवेंचुअली जितना भी लीवरेज चाइना का है वो ग्रेजुअली घटे। पर हाँ, ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि देर हो चुकी है। देर इसलिए हो चुकी है क्योंकि जो चीज़ चाइना पिछले 3 दशकों में अचीव कर चुका है उस चीज़ को अंडू और काउंटर करना कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, एक अकेला देश डेफिनेटली चाइना को इस चीज़ में टक्कर नहीं दे सकता, इसीलिए ये पैक्स सिलिका के कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि ये पैक्स सिलिका जब एक तरीके से बहुत सारे देशों को, लाइक माइंडेड देशों को एक ग्रुप में लेकर आता है तो एक ग्रुप के आने के तहत जितने भी रिस्क हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। जितनी भी यहाँ पर ओवरऑल
प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं, वो भी डाइल्यूट हो जाती हैं। लेकिन एक ग्रुप बेस्ड एफर्ट कामयाब तभी होगा जब ये एफर्ट एक डायरेक्टेड तरीके से एक विजन बेस्ड अप्रोच के तहत आगे बढ़ेगा। प्रॉब्लम अमेरिका के साथ ये है कि वो इस प्रकार के दिलचस्प टाइप के मिनी लैटरल ग्रुपिंग्स बनाता रहता है। उसने इंडो पैसिफिक भी बनाया था, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी बनाया था, ऑकस भी बनाया था। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद ग्राउंड रियलिटी पर रिजल्ट ज़ीरो है। आज इंडो पैसिफिक बिखरा हुआ है, क्वाड का कुछ पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहता है, ऑकस में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा उसकी कोई आज की डेट में क्लैरिटी विजन है ही नहीं। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि पैक्स सिलिका भी जिस बहुत बड़े फैनफेयर के साथ ये लॉन्च किया गया है 2 साल के बाद ये भी एक प्रकार का ठप मिनी लैटरल बन जाए। अगर तो ये ऐसा नहीं होता है तब तो चाइना के लिए एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि जिस प्रकार की शक्तियाँ पैक्स सिलिका में जुड़ी हैं वो डेफिनेटली चाइना के लीवरेज को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर सकती हैं। पर क्या ऐसा होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है पैक्स सिलिका के लॉन्ग टर्म विजन पे। ये डिपेंड करता है अमेरिका की कितनी डिप्लोमेटिक एनर्जी वो पैक्स सिलिका में लगाना चाहता है, और ये डिपेंड करता है कि क्या अमेरिका एक सस्टेन्ड स्टेबल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग रन में चाइना को टक्कर देना चाहता भी है या नहीं। क्योंकि जो रीसेंट आज की डेट में किताबें आ रही हैं अमेरिका को लेकर और अमेरिका की लीडरशिप को लेकर, वो किताबें अक्सर ये बात बोलती हैं कि अमेरिका एक ऑटिस्टिक सुपर पावर है। ऑटिज़म जो है एक ऑटिस्टिक सुपर पावर होना, ऑटिज़म एक मेंटल डिजीज़ है। और ये डिजीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि अमेरिका किसी भी चीज़ को एक लॉन्ग रन में सस्टेनेबल तरीके से नहीं ले जा पा रहा है। अब इसमें या तो अमेरिका की खुद की कमज़ोरी है या अमेरिका का एक लैक ऑफ सीरियसनेस है। तो ये जो भी चीज़ है, एक चीज़ तो फैक्ट है कि ये लॉन्ग रन में कितना कामयाब होगा या नहीं होगा, या पैक्स सिलिका विल बिकम अनदर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ऑकस और इंडो पैसिफिक, समय बताएगा। पर इस मोमेंट पर पैक्स सिलिका की स्टोरी ये है और भारत यहाँ पर इसी तरीके से जुड़ा है। धन्यवाद।